अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 182 तस्वीर वाली लड़की। सुजॉय का प्रपोजल सुनने के बाद भी लैला ने कुछ नहीं कहा। तब सुजॉय ने उसे पुकारते हुए कहा, लैला, मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए इस वक्त कितना अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे सामने अपनी इस फीलिंग को अभी ही एक्सप्रेस कर देना चाहिए। क्या पता कल वक्त मिले ना मिले, या अगर मिले भी तो कैसा वक्त मिले। शायद मुझे बातें और पहले कह देनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम तक अपने एहसास को पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इतना तो मैं अश्योर होकर कह सकता हूं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कैसे एहसास है इससे तुम अनजान नहीं हो। फिर भी एक बार आमने सामने बैठकर क्लियरली पूछ लेना बेहतर लगा मुझे। लैला खामोशी से उसकी बातें सुनते हुए कॉफी के घूंट भर रही थी। तब सुजॉय ने एकदम से पूछा, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना नहीं है? तब लैला ने गहरी सांस ली और कॉफी का खाली कप साइड में रखते हुए धीरे से बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुजॉय साहब कि मैं आपकी इस बात का क्या जवाब दूं। उसे इस तरह कंफ्यूज्ड और हिचकिचाते हुए देखकर सुजॉय ने उठते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जवाब की कोई जल्दी नहीं है लैला। हर इंसान को हक होता है कि वो किसी भी बात के लिए अपना अच्छा बुरा सोच समझकर ही कोई फैसला ले, और फिर ये फैसला तो दो दिलों के बीच का फैसला है। कोई इंसान अपनी फीलिंग्स सामने वाले पर थोप तो नहीं सकता ना। इसलिए जितना चाहे वक्त लो, जो चाहे फैसला लो। यकीन जानो, अगर तुम्हारा जवाब ना भी हुआ ना तो भी मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुमने हाँ कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। तब लैला ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, जिंदगी में सिर्फ एक फैसला लिया था सुजॉय साहब, जिसका नतीजा मुझे आज तक भुगतना पड़ता है। इसीलिए अब मैं अपनी जिंदगी के कोई भी फैसले अचानक से नहीं लेना चाहती। तब सुजॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। चलो अब अंदर चलते हैं। कहकर उसने अपनी कॉफी की आखिरी घूंट भरी और फिर दोनों धीरे धीरे चलते हुए अंदर की तरफ आ गए। सुहाना जब अपने फ्लैट पर वापस लौटी तो गेट के ठीक सामने बैठे नरेन को देखकर चौंक सी गई। उसने एकदम से खुश होकर भागते हुए उसे गले से लगाते हुए कहा, ओ नरेन, तुम यहाँ कैसे? लेकिन न जाने क्यों नरेन में उसे वो गर्मजोशी महसूस नहीं हुई, बल्कि वो उसे धीरे से खुद से अलग करते हुए बोला, क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? उसके अजीब से लहजे को महसूस करके सुहाना ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, बल्कि मुझे तो तुम्हारा यहाँ आना बेहद अच्छा लगा नरेन। आओ ना, ऊपर चलते हैं। कहते हुए उसने नरेन की बाह थामी और उसे लेकर लिफ्ट की तरफ आ गई। तब नरेन ने उसी तरह भारी लहजे में कहा, वाकई तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा लगा सुहाना? सुहाना ने इस बार कुछ नागवारी से देखते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे तुम्हारा यहाँ आना अच्छा लग रहा है? कहते हुए उसने अपने फ्लोर का बटन प्रेस किया। तब नरेन ने कहा, मेरे शक की एक वजह है सुहाना। तुम्हें पता है लास्ट टाइम हमने अच्छे से चैन से आमने सामने बैठकर सिर्फ अपनी बातें कब की हैं? उसके इस सवाल पर सुहाना की नजरें झुक सी गईं। उसने याद करने की कोशिश की, मगर वाकई उसे याद नहीं आ रहा था कि उनकी आखिरी मुलाकात कब इतने अच्छे से हुई थी। इन दिनों वो फिल्म की वजह से इतनी बिजी थी कि उसे खुद का भी होश ही नहीं था। और इन सब में तो वाकई नरेन काफी पीछे छूट गया था। गुजरे दिनों में वो हर दिन यही सोचती कि अच्छा, आज नरेन से मिल लूंगी, नरेन से बातें कर लूंगी। लेकिन हर दिन शाम होते होते उसकी जिंदगी में नरेन जैसे किसी भूली बिसरी याद की तरह गुजर चुका होता। नरेन का बिहेवियर देखकर सुहाना का मन अपने आप में ही शर्मिंदा हुआ जा रहा था। उसे खामोश देखकर नरेन ने अगला सवाल दागा, अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आखिरी बार कब मुझसे फोन पर ही सही 10 मिनट से ज्यादा बात की है? कुछ याद है? सुहाना उसके सवाल का जवाब भी नहीं सोच पाई। तब तक उसका फ्लोर आ चुका था। उसने जल्दी से लिफ्ट से बाहर आते हुए अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और नरेन से कहा, रियली मैं तो इस कदर बिजी हो गई हूँ कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, लेकिन आज ना हम ढेर सारी बातें करेंगे।
आज डिनर बाहर से ऑर्डर करते हैं और कोई अच्छी सी मूवी देखते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कहती हुई सुहाना अपने फ्लैट में आ चुकी थी और उसके पीछे पीछे नरेन ने भी एंटर किया। तब मेन डोर बंद करके सुहाना ने एक बार फिर से उसे हक करते हुए कहा, सो सॉरी नरेन, इस फिल्म के चक्कर में ना मैं खुद भी याद नहीं रह पा रही हूँ, बहुत बिजी चल रही हूँ। बस अभी मुझे सिर्फ यही याद है कि अपनी डेब्यू फिल्म को मुझे इतना कामयाब बनाना है कि दुनिया देखेगी, और बस इसी धुन में ये सब होता चला जा रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तक नरेन का दिल भी कुछ मुलायम हो चुका था। उसने भी सुहाना की पीठ पर हल्के से अपनी हथेली फेरते हुए कहा, काश मैं तुम्हें बता सकता सुहाना कि मैंने इतने दिनों में तुम्हें कितना मिस किया है। कई बार तो मुझे ये तक महसूस हुआ कि इससे बेहतर रिश्ता तो हमारा तब था जब तुम पुणे में थी। सुहाना ने धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी बेबी, लेकिन अब आज कोई शिकायत नहीं रहेगी। कहते हुए वो शरारत भरी स्माइल दे रही थी। उसकी इस हरकत पर नरेन ने धीरे से उसका चेहरा थामकर उसकी छोटी सी नाक पर पिंच की और धीरे धीरे अपने होठ उसके होठों की तरफ बढ़ाने लगा। सुहाना ने अगले पलों का सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अभी नरेन के होठ उसके होठों को छूने ही वाले थे कि तभी हॉल में रखी फोन की कर्कश आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा, और इसी के साथ सुहाना की बंद पलकें और थमी हुई सांसें सब एक झटके में उस जादुई पल की कैद से जैसे आजाद हो गए। उसने खुद को नरेन की बाहों से छुड़ाते हुए कहा, एक मिनट, इस वक्त आई है तो कुछ अर्जेंट कॉल ही होगी, प्लीज सुन लूं, बस 2 मिनट में वाइंड अप करती हूँ। नरेन ने गहरी सांस ली और उसे छोड़ते हुए धीरे से ओके कहा और खुद सोफे पर आ बैठा। इस वक्त उसे फिर से सुहाना पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने काफी मुश्किल से खुद को रिएक्ट करने से रोका और एक सिगरेट सुलगाकर उसके गहरे कश लेने लगा। ऐसा नहीं था कि नरेन को उसके बिजी होने का रीजन नहीं पता था, लेकिन सुहाना के काम के प्रति इस जुनून की वजह से वो अपने और उसके रिश्ते को सफर नहीं करने दे सकता था। इसके बावजूद इतने गुस्से के वो सुहाना से मिलने उसके घर तक आया था ताकि अपने रिश्ते में कोई दूरी ना आने दे। अपने प्यार के खातिर उसने अपने मेल ईगो को पूरी तरह से सप्रेस कर रखा था, लेकिन अब उसका सब्र भी जवाब देने लगा था। उधर सुहाना ने कॉर्डलेस उठाया और दूसरी तरफ से माया की आवाज सुनकर बोली, हाँ माया बोलो। कहती हुई वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। माया ने उसे फिल्म से ही रिलेटेड कुछ पूछने के लिए कॉल किया था और उसके सवालों का जवाब देते हुए ये बात सुहाना के दिमाग से ही निकल गई कि उसने नरेन को बाहर बिठा रखा है। जब पूरी बात करके माया ने पूछा, और बता नरेन से बात हुई? नरेन के जिक्र से जैसे सुहाना को भी याद आया कि नरेन लगभग पिछले आधे घंटे से बाहर हॉल में ही बैठा हुआ है। यार 1 मिनट, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, कहकर उससे माया की कॉल काटी और हड़बड़ी में लगभग भागती हुई हॉल की तरफ आई। लेकिन हॉल में नरेन तो क्या, उसकी कोई आहट तक मौजूद नहीं थी। सुहाना ने एक थकी थकी सी सांस ली और अपने सिर पर एक जोर की चपत जड़ते हुए खुद से ही कहा, ओह गॉड, तूने उसे फिर से नाराज कर दिया सुहाना। लैला जैसे ही हॉस्पिटल से घर आने के लिए टैक्सी में अकेली बैठी, वैसे ही उसे सुलोचना ताई के दिए हुए पेपर का ख्याल आया। हॉस्पिटल में तो एक एक पल सुजॉय के साथ होने की वजह से उसे इतनी सी भी मोहलत नहीं मिली थी कि वो उस पर्ची को खोलकर पढ़ भी पाती। उसने जैसे ही वो पेपर खोला, उसमें आड़ी तिरछी हैंडराइटिंग में कुछ यूं लिखा था, हॉल में रखे टेबल की ड्रॉर में एक बॉक्स है, उसमें एक तस्वीर है। इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को पढ़कर लैला का दिमाग कुछ झुंझुला सा गया। किसकी तस्वीर और उस तस्वीर का क्या करना है? लैला ने जैसे खुद से ही सवाल किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ताई के इस मैसेज ने क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ा दी है कि अब सीधे उनके घर ही जाना होगा, लेकिन ताई के घर की चाबी तो डेविड अंकल के पास ही है। ये ख्याल आते ही लैला कुछ बुझ सी गई। अब मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं कि मैं वापस हॉस्पिटल जाऊं, इसलिए बेहतर है कि ताई के घर जाने का प्लान कल सुबह का रख लेती हूँ। ऐसे भी मेरी फ्लाइट तो कल 3 बजे की है ना, मैं कल सुबह सुबह ही जाकर ताई का काम कर दूंगी। अभी तो ताई स्टेज में है ना कि उनके पास मोहलत बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सके ताई का ये काम पूरा करना ही होगा। ये ख्याल आते ही वो कुछ रिलैक्स सी हो गई।
अगले दिन सुबह उठते के साथ ही लैला ने हॉस्पिटल में डेविड को कॉल किया ताकि ये कंफर्म कर सके कि वो वहाँ है या नहीं। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब उसकी बात डेविड से हुई तो उसने अगला सवाल पूछा, डेविड अंकल, ताई के घर की चाबियां आपके पास ही है ना? हाँ, क्यों? डेविड ने हैरानी से पूछा। तब लैला ने कुछ बहाना बनाते हुए कहा, वो ताई ने अपने घर से कुछ सामान लाने को कहा है। तब डेविड ने बताया, ताई के घर की चाबियां तो मैंने यूनियन के ऑफिस में ही रख छोड़ी है। मुझे लगा कि अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है उनका, तो कहाँ लिए फिरे। तब लैला ने कहा, ओके, ये तो और भी अच्छी बात हुई, मैं सुबह इधर से ही निकल जाऊंगी। कहकर उसने कॉल रखा। तभी मारिया ने कमरे में आते हुए कहा, मैम, ये आपके खाने के लिए अपने हाथों से बनाए कुछ बिस्किट भी पैक कर दे रही हूँ। तब लैला ने उसका हाथ थामकर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, आपको मिस करूंगी मारिया, बेहद मिस करूंगी। मारिया ने अपनी छलकती हुई आंखों को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं भी मैम, लेकिन मुझे पता है कि ये 1 महीने का वक्त ना यूं पलक झपकते ही बीत जाएगा। गॉड आपको खूब तरक्की दे मैम, आप एक दिन सुपरस्टार बनोगी, मेरा दिल कहता है। तब लैला ने बेसाख्ता मारिया को गले से लगाते हुए कहा, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया मारिया। फिर वो जैसे अचानक से याद करते हुए बोली, वैसे मैं ना आपको बताना ही भूल गई, आपका एक सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? मारिया ने चौंकते हुए पूछा। तब लैला के होठों पर एक शर्म से भरी हुई स्माइल बिखर गई और उसने धीरे से कहा, सुचॉय साहब ने मुझे प्रपोज किया। ये सुनते ही मारिया तो जैसे एकदम खुशी से पागल सी हो गई। उसने जल्दी से कहा, सच में? अरे, तो आपने रिप्लाई में यस तो कहा ना? लैला उसकी इस बात पर इनकार में सिर हिलाती हुई बोली, नहीं मारिया, मैंने उन्हें अभी कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं अब किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसी बहाने उन्हें भी अपनी फीलिंग्स पर गौर करने का मौका मिल जाएगा। क्या वो वाकई मेरे लिए ऐसे कोई इमोशंस रखते भी हैं या ये सब सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन है? लैला का जवाब सुनकर मारिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं। फिर दोनों काफी देर तक इस बारे में ही बातें करती रहीं, यहाँ तक कि डिनर करने के बाद सोने में भी उन्हें काफी देर हो गई। अगले दिन लैला जब सोकर उठी तो उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता कर लिया। फिर सुलोचना ताई के घर के लिए निकल गई। रास्ते भर वो मन ही मन अटकलें लगाती रही कि आखिर ताई किससे मिलने की बात कर रही थी और ड्रॉर में रखे बॉक्स में किसकी तस्वीर हो सकती है। ये सब सोचते हुए उसने पूरा रास्ता गुजार दिया था। जब टैक्सी यूनियन के ऑफिस पहुंचकर रुकी तब जैसे उसे होश आया। उसने टैक्सी वाले को 5 मिनट के लिए वेट करने को कहा और फिर फौरन ऑफिस से ताई के घर की चाबियां ले आई। कुछ ही देर की ड्राइव के बाद वो ताई के घर के सामने खड़ी थी। धड़कते हुए दिल से उसने ताई के घर का दरवाजा खोला। न जाने ड्रॉर में रखे उस बॉक्स में कौन सा राज छुपा था। उसने हॉल में रखे उस टेबल के पास आकर एक झटके में उस ड्रॉर को खोलने की कोशिश की, मगर वो शायद लॉक था। ताई के घर वाले कीरिंग में फंसी कई चाबियां ट्राई करने के बाद ड्रॉर बड़ी मुश्किल से खुला। सामने वाकई एक छोटा सा वुडन बॉक्स था। उसने बॉक्स का लॉक खोला तो सामने कुछ फोटोज और कुछ ज्वेलरीज रखी थी। उसने एक झटके में उन फोटोज को उठाया और एक एक करके सारे फोटोज देखने लगी। सारे फोटोज में ताई ने किसी बच्ची को गोद में उठा रखा था। सबसे आखिरी तस्वीर में कुछ बड़ी बच्ची की तस्वीर थी और उस तस्वीर में दिख रही बच्ची को जब लैला की नजरों ने पहचाना तो लैला की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बच्ची तो, इसका मतलब है कि सुलोचना ताई। हैरत के आलम में पता नहीं लैला के मुंह से क्या क्या निकले जा रहा था। कौन है ये तस्वीर में दिख रही बच्ची? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।